चलिए नले अकेडमी पे आ गया है आपके लिए अभ्यास सेट आ गया है 1। टोटल अभ्यास सेट है 33 सेट है। याद रखिए कितने हैं 33 सेट हैं और 3 सेट सिर्फ रेलवे एसएससी बिहार एसएससी और आपका एनटीपीसी के लिए आया है। याद रखेंगे। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि अब नलिन अकेडमी का बहुत दिनों से मॉक टेस्ट बंद था, अब लगातार आएगा और डेली आएगा और डेली 1 से 2 सेट आएंगे और सिर्फ 50-50 क्वेश्चन। तो तैयार हो जाइए, ज्यादा देर नहीं, 20 से 30 मिनट में खत्म। क्वेश्चन नलिन अकेडमी का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, नलिन अकेडमी जो है पहले जैसा देता था मॉक टेस्ट वैसा ही देने आ गया है। तो तैयार हो जाइए, सिर्फ मॉक टेस्ट। और कितने नंबर आते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स पे नलिन अकेडमी खुद बैठा रहेगा। तो चलिएगा और याद रखिएगा 20 तारीख के बाद से आपका टेलीग्राम पे जो मॉक टेस्ट नहीं हो रहा हो जाएगा, कंटिन्यू होगा, तैयार रहेंगे। और चलिए पीडीएफ भी आपका कंटिन्यू मिलने वाला है। और ये जो बुक है, जितना मैंने रिमाइंडर आज तक खत्म किया है उसका लास्ट प्रैक्टिस सेट 33 को था, उसी का करवा रहा हूं। तो याद रखिएगा कितने नंबर आते हैं जरूर कमेंट करिएगा। 50 क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपका कि प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था, बताइएगा। तो करने वाले और कोई नहीं, रोमर थे। कौन थे? रोमर जी थे। और याद रखिए न्यूटन का भी नाम आता है प्रकाश से संबंधित है। क्या संबंधित आता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, इसकी पहचान जो है न्यूटन ने किए थे। ये जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछता है। और बात करते हैं तो बहुत सारे हैं जो कि हम अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ज्यादा डिटेल नहीं देंगे। आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि क्रोनियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो क्रोनियोग्राफ का प्रयोग जो है किया जाता है, बताइएगा क्या होगा इसका आंसर? सूरज के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में किया जाता है। तो इसमें कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, है ना? देख रहे हैं, यही आंसर है आपका। क्लियर हो गए? चलिएगा आगे बात करते हैं, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है? बहुत इजी क्वेश्चन। ये ध्वज का केसरी रंग होता है और आपका सफेद रंग होता है और एक हरा रंग होता है। केसरी जागृत करता है और शौर्य तथा त्याग का बात कहता है, और सफेद रंग जो है सत्य एवं पवित्रता की बात करता है। तो सत्य एवं पवित्रता की जैसे ही बात करेगा वो सफेद रंग है। तो टिक लगा दीजिए। देखिएगा चौथे प्रश्न है कंप्यूटर से। कंप्यूटर का मॉक टेस्ट नहीं लाया हूं, क्षमा चाहते हैं, लेकिन लाएंगे जरूर। तो याद रखिएगा कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? कंप्यूटर में ये बताइएगा सर्वप्रथम कौन सी भाषा विकसित की गई थी, ये बताइएगा। ये सवाल है, विकसित है, कौन है विकसित, बताइएगा। चौथे प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा इसमें सर्वप्रथम फोरट्रॉन है। फोरट्रॉन है, इसे फोरट्रॉन भी बोलते हैं। फोरट्रॉन या फोरट्रॉन भी बोला जाता है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं। सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहा हूं, इसमें ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा, याद रखिएगा। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, बताइएगा। पांचवें प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा पांचवें प्रश्न का आप अच्छे से जानते हैं, हेपाइरिन। तो हेपाइरिन कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा। तो पांचवें प्रश्न का बी आंसर लगाएंगे, वो सही रहेंगे। और ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, अगर मेरा बायोलॉजी नहीं देखे तो देख लीजिएगा। थक्का नहीं बनाता है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। बात करते हैं छठे प्रश्न की बात करूं तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य जो है मनुष्य सहित यान कौन सा था? मतलब मनुष्य सहित मतलब मनुष्य पहुंचा था, यह सवाल होना चाहिए। तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य जो है, बताइएगा मनुष्य यान कौन सा था, ये बताइए कमेंट बॉक्स में। छठे प्रश्न की जवाब है। तो छठा प्रश्न का जवाब दीजिए, जो देंगे वो सही जवाब देंगे। याद रखिएगा अपोलो, अपोलो 2 जो है द्वितीय जिसे बोलते हैं, वही आंसर सही होगा। चलते हैं आगे बात करते हैं, सातवें प्रश्न की बात करते हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है? बताइएगा, अस्थायी केंद्र स्थित है। सातवें प्रश्न का जवाब दीजिए। सातवें प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर, आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो सातवें प्रश्न की अगर बात करूं मैं तो याद रखिएगा अंटार्कटिका महाद्वीप के कौन सा, बताइएगा। तो क्यून मेरी लैंड जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। क्यून मेरी लैंड को जो टिक लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने पीडीएफ बनाया है उसमें थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया, अब अगली बार देखकर बनाऊंगा। आगे देख लीजिए। आठवां प्रश्न है निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब जो है बनता है।
तो दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? निकट दृष्टि की बात हो रही है। 8वां क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 2 ऑप्शन ऊपर 2 ऑप्शन नीचे है, ध्यान से पढ़ेंगे। तो बताइएगा 8वां प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो अगर दूर की वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे बनेगा, रेटिना का पीछे नहीं, रेटिना के आगे बनेगा। समझ गए? रेटिना के आगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। तो आपका जो आंसर है बी वो सही है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो 9वां जो क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब 9 क्वेश्चन जो देख रहे हैं, किसी वस्तु का अगर भार अधिकतम होता है तो क्या होगा? बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में जरूर करें। सिर्फ मॉक टेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं है। 50 क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो याद रखिएगा, अगर किसी वस्तु का अगर भार अधिकतम होगा तो निर्वात में होगा और कहीं नहीं होगा। जो ऑप्शन ए दिख रहा है वही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वें प्रश्न, सिर्फ मॉक टेस्ट है, वन लाइनर होगा, उसमें डिटेल की बातें होगी, इसमें नहीं। आगे बात करते हैं। 10वां प्रश्न है कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग, याद रखेंगे, खाली जगह है का कोण बनता है। तो कितना कोण बनता है यही पूछ रहा है आपका। 10वां क्वेश्चन का बताएंगे। तो 18 डिग्री का कोण बनता है। तो ऑप्शन कहाँ है? बी, 18 डिग्री भी आंसर हो गया। तो चलेगा आगे। 11वां प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो किस नदी का बेसिन जो है सबसे बड़ा है? बेसिन गोदावरी नदी का है। और गोदावरी नदी के बारे में आप जानते हैं कि इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और भारत का दूसरा सबसे लंबी नदी मानी जाती है गोदावरी के बारे में। ये आप जानते हैं, और भी डिटेल है इसके बारे में। और चलिए आगे बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो द्रवी शैली, अगर मेरा एनसीईआरटी का महेश वर्णवाल का ऑब्जेक्टिव देखते आ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप चुक नहीं सकते। अगर चुक गए तो समझ जाइए आप वीडियो को नहीं देखे, तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जीके जीएस तो एक ही है ना, तो ध्यान रखना है, याद रखेंगे। तो यही आंसर है। तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर बोलिए या तंजावुर का राजा राजेश्वर मंदिर बोलिए, दोनों का एक ही नाम है। बृहदेश्वर मंदिर बोलिए या राजा राजेश्वर मंदिर, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि राजा राजेश्वर मंदिर का दूसरा नाम क्या है? तो बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक है, या ये भी पूछा हुआ है कि बृहदेश्वर मंदिर का दूसरा नाम क्या है? राजा राजेश्वर है, क्योंकि ये राजा राजेश्वर जो था चोल वंश का शासक था। और याद रखना है, और सबसे बड़ी बात और याद रखिएगा, बृहदेश्वर मंदिर जो है किस वंश के काल में बना था? तो चोल वंश के काल में बना था। ये भी आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 13वें प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो गुप्त वंश शासक द्वारा जो है चांदी के सिक्के हुआ था, और उसे क्या कहते थे? चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? डायरेक्ट सवाल सुनिए ना, कि गुप्त वंश के समय में सिक्के को क्या कहा जाता था? बताइए। क्या 13वां प्रश्न का जवाब देंगे तो उसे रूपक कहा जाता था। याद रखिएगा, रूपक कहा जाता था। आपसे एक सवाल मैंने कल ही पढ़ाया है, दिनार जो है किस वंश के समय में चला था? किस वंश के काल में ये दिनार जो शब्द है वो आया था? बताइएगा। देखिए 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14 प्रश्न की बात करते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने, दिल्ली का जो सुल्तान था, कौन सुल्तान था ये बताना है। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंधन मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया है? दशमलव प्रणाली का शुरुआत किया था, ये भी बात आता है, और प्रयास भी किया था। बताइए, रखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिए 15वां प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न क्या है कि शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? तो शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है ये बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो 15वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो वो है शून्य आधारित अगर बजट की बात करेंगे ना, तो वो बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना कहलाता है। शून्य आधारित मतलब शुरुआती से, शुरू से कीजिए। तो शुरुआत से करना मतलब एकदम बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित, शून्य मतलब होता है जीरो, जीरो मतलब फिर से शुरू कीजिए, तो बिल्कुल नया शुरू होगा ना, तो याद रखिएगा। 16वां प्रश्न की बात करें तो मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है, कहाँ पड़ सकता है? ये प्रभाव कहाँ पड़ता है? 16वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, निश्चित आय के व्यक्ति पर यह प्रभाव पड़ेगा, अगर मुद्रास्फीति का बात करें तो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न आपके सामने है, बताइए किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की जो है हिमायत की है? रोलिंग प्लान की हिमायत की है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए कि क्या आंसर होगा। सर आप बी देख रहे होंगे, वो आंसर सही होगा, गुन्नार मिर्डल। ठीक,
मीर को अलग कर दिया और डल को अलग कर दिया, गुन्नार मीर डल हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है कि शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। तो ये तो हम जानते हैं। जिसका प्रधान होता था, तो जिसका प्रधान होता था वो पेशवा होता था। उस समय पेशवा चलते थे। पेशवा शब्द सुने होंगे आप। तो पेशवा चलते थे। तो आपसे एक सवाल बनता है कि प्रथम पेशवा जो है कौन थे? तो प्रथम पेशवा जो है बालाजी विश्वनाथ था। मतलब विश्वनाथ थे, याद रखिए विश्वनाथ था लिखा हुआ है, विश्वनाथ थे। और बात करते हैं ये जो बालाजी बालाजी बाजीराव जी थे ने जो है पेशवा के पद को जो है वंशानुगत बना दिया था, मतलब इनके वंश संभालेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं 19वां प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न है कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है। कैपिटल मार्केट जो है इस ऑप्शन के हिसाब से अगर जवाब दीजिए उसके बाद मैं बताऊंगा कुछ भी। चलिए जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। क्योंकि कैपिटल मार्केट मतलब म्यूचुअल फंड उसी में आएगा, मुद्रा बाजार उसी में आएगा, प्रतिभूति बाजार सब इसमें सम्मिलित होंगे। समझ गए? समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं, चलिए बात कब हुई थी बता सकते हैं? बता सकते हैं? तो ये याद रखिएगा, स्टॉक एक्सचेंज की अगर स्थापना की बात करें तो 1894 में हुआ था। याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में हुआ था। ये चलिए हम जान गए। दूसरी बात करते हैं 1908 में जो है याद रखिएगा स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? ये कलकत्ता में हुआ था। याद रखिएगा। मतलब देखिए 1894 में अहमदाबाद में स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई। 1908 ईस्वी में कलकत्ता में स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। वर्तमान में भारत में 24 मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज हैं। कितने? 24 हैं। याद रखना है। तो और है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना जो हुआ था ना, वो हुआ था आपका प्रतिभूतिय बाजार जो देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, इसकी जो स्थापना की बात करें तो इसे शॉर्ट फॉर्म में सेबी कहा जाता है ना। इसकी स्थापना की बात करें तो 1988 में हुआ था। ये ध्यान रखना है। ठीक है? और वही भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को कहा जाता है और बोर्ड की स्थापना हुई थी 1980। कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, हाइड्रेट्स निम्नलिखित किसमें नहीं पाया जाता है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है, इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है। यही होना चाहिए था। तो बताइए किसमें कार्बोहाइड्रेट जो है नहीं होता है? डायरेक्ट सवाल यही है 20वां प्रश्न का। तो देखिए पालक में लोहा होता है, मतलब आयरन होता है। तो आपको इसमें पालक दिख रहा है? तो दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आंसर सही है? क्या आंसर सही है? बता सकते हैं? 20वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हाँ आंसर सही है, बी होगा। क्यों होगा बी? इसलिए बी होगा क्योंकि इसमें आयरन होते हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। पनीर में कार्बोहाइड्रेट भरा रहता है, वसा भी भरा रहेगा। आप चलिए मछली में रहता है, आप जानते हैं, मक्खन में रहता है, कार्बोहाइड्रेट तो आपको मिलेगा ही। चलिए तो बात खत्म करते हैं। आगे बात करते हैं 21 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करूं मैं, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्ति निषेधा अधिकार जो है जिसे वीटो बोलते हैं का उपयोग किसमें करती है? तो देखिए वीटो का किसमें करती है, कब की जाती है वीटो का उपयोग? डायरेक्ट सवाल यही होना चाहिए और यही है सुरक्षा परिषद। क्यों? क्योंकि परिषद में 15 सदस्यीय संस्था है। कितने सदस्य संस्था है? संस्था है 15 सुरक्षा परिषद में। याद रखिएगा। ये क्लियर हो गए। अगर बात करूं तो 5 अस्थाई हैं और 10 जो है अस्थाई सदस्य हैं, मतलब टोटल 15 हुए कि नहीं? तो जो 5 जो शक्ति देखना है ये अस्थाई रूप से फिक्स हैं, ये रहेंगे। और याद रखिएगा अस्थाई कितने हैं? तो 10 अस्थाई सदस्यों का कार्यकाल है ना 2 वर्ष तक रहेगा। 2 ही वर्ष काम कर सकते हैं, ये भी जान लीजिए। ठीक है? क्लियर होगा। और बात करूं तो देखिए अस्थाई 5 को याद कर सकते हैं आप, 10 को छोड़ दिए, 5 तो याद कर लीजिए। 5 में अगर जो वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं उनका नाम सुन लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस है, फ्रांस है, चीन है और ब्रिटेन है। इतना तो याद रख सकते हैं। चलिए क्लियर हो गए। और एक इंपॉर्टेंट सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर, याद रखेंगे 24 अक्टूबर 1945 को, मतलब 1945 को। ये भी तो याद रख सकते हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न की बात करते हैं। 22वां प्रश्न आपके सामने है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? कमेंट बॉक्स में अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्य उपयोग। वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। यही आंसर आपका सही भी है और इससे ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि सिर्फ मुक्त है। मैंने जो देना था वो मैंने दे दिया। सिर्फ सुनिए, याद करवाने का काम नरेंद्र अकेडमी का है। अगर याद नहीं तो नरेंद्र अकेडमी नहीं, और आप हैं तभी हम हैं।
ये हमेशा याद रखेंगे। 23वां प्रश्न की बात करें, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराए थे? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा पीडीएफ जो है बनाने में थोड़ी मिट गई है, क्षमा चाहेंगे। तो याद रखिएगा स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराई, मतलब किसने दी थी भूमि को? तो और कोई नहीं दिया था, अकबर ने दिया था गुरु रामदास को। 500 बीघा ज़मीन दिया था, कहाँ दिया था? अमृतसर में। तो याद रखिएगा अकबर ने दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगर बात करूँ इसी जोश और एनर्जी के साथ आप भी मॉक टेस्ट देते हैं, तो हमें लगता है कि आपका टाइम से पहले रिजल्ट आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, 24वां प्रश्न की बात करें, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये कमेंट बॉक्स में करिए और इसी तरह जोश और एनर्जी के साथ करते रहिए और रिजल्ट लेते रहिए। तो याद रखिएगा, ये जो केवल लोकसभा के प्रति कर सकते हैं और कभी नहीं कर सकते, लोकसभा के प्रति, और डिटेल बाद में। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो खेल खो-खो में कितने क्रॉस लेंस होती है? कितने क्रॉस लेंस होती है बताइएगा? 25 क्वेश्चन नंबर का बात करें तो 8 क्रॉस लेंस होती है और खिलाड़ी 9 होते हैं। तो खिलाड़ी 9 होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, लेकिन क्रॉस लेंस होते हैं 8, याद रखना है। करते हैं 26 क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का जो है सैटेलाइट एंड टेकिंग एंड रेजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? बताइएगा कहाँ स्थित है, ये कमेंट बॉक्स में करिएगा। बताइएगा कहाँ स्थित है, बता सकते हैं तो बताइए। 26 का आंसर का जवाब दीजिए। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, कवालूर। कहाँ? कवालूर। 27वां क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। 27वां क्वेश्चन है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हम जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। 1929 का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की जो है मांग रखी गई थी, ये भी आप जानते हैं। इतना बार पूछ चुका है कि पूछेगा ही। अगर बात करें 28वां प्रश्न की बात करें, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर बात करें इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कीजिए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि ये इसका आंसर जो है 28 का आंसर जो है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर याद रखिए, बड़ा निकोबार द्वीप समूह में होगा। ठीक है, क्लियर हो गए। अगर बात करूं 29वां प्रश्न की बात करते हैं, तो ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी जो है होती है। तो कितनी दूरी होती है, ये आप सवाल आपके लिए है, तो बताएंगे। तो ये तो देशांतर रेखा पर होता है, सबसे बड़ा सवाल होता है, और देशांतर रेखा पे होता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधान देशांतर रेखा पर होगा, याद रखिएगा। 30वां प्रश्न की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कितने न्यायाधीश होते हैं बता सकते हैं? 30वां प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए। तो देखिए न्यायाधीश की अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की जो है संवैधानिक अगर पीठ में अगर न्यायाधीश की बात करें तो 5 न्यायाधीश होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं, जो कि आंसर आपका ए होगा, जो सही होगा। अगर और बात करते हैं तो देखिए 31वां प्रश्न है कि व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? अन्य 3 से भिन्न है कौन सा है बताइएगा? जो दे रहे हैं ऑप्शन नंबर जो देंगे, क्या देंगे बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो देंगे वो सही देंगे, सार्वजनिक भविष्य निधि जो है वो अलग है ना? ये राष्ट्रीय बचत हो गया, इंदिरा विकास हो गया, राष्ट्रीय बचत योजना, इससे अलग होंगे, सार्वजनिक भविष्य निधि होंगे। क्लियर? अगर बात करूं 32 क्वेश्चन नंबर की, तो पारसेक जो है किसकी इकाई है? तो पारसेक जो है किसकी इकाई है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है 32 का। तो याद रखिए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। करते हैं, तो लार की प्राकृतिक क्या है? तो लार की प्राकृतिक अगर आपसे पूछ रहा है तो आप समझिए अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है, जो कि हम अच्छे से जानते हैं। आगे बात करते हैं, अगर बात करें 34 क्वेश्चन नंबर, तो ऋग वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे। तो ब्राह्मण के जो प्रमुख देवता होते थे वो कौन होते थे बता सकते हैं? कि अगर प्रमुख देवता देखा जाए तो इंद्र भगवान को कहा जाता है, इंद्र को माना जाता था, ये आप जान गए। अगर बात करूं 35 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो 1924 ईस्वी में 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये सवाल आपसे 35 में पूछ रहा है। तो सचिंद्र सन्याल का नाम आता है। किनका नाम आता है? सचिंद्र सन्याल। और भी लोग थे जो, और अगर 1928 की बात करें तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो आप देख रहे हैं उसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना का श्रेय जो है भगत सिंह को जाता है, जो कि 1928 में हुआ था। सम्मिलित हो गया था, सोशलिस्ट सम्मिलित हो गया था, ये जान लीजिए। और भी जानकारी है, और आगे जाके फिर तो और बदलता है, तो ये सब बातें बाद में करेंगे। अगर बात करते हैं 36 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति की बात हो रही है, बताइएगा। तो याद किया 36 का आंसर का जवाब अगर आपसे पूछ दे तो आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान सभा की अगर प्रारूप समिति की अगर बात करें तो संख्या इसके 7 होती थी, सदस्य होते थे 7। इसके जान लीजिए, इसके अध्यक्ष जो होते थे प्रारूप समिति के वो थे आपके
अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी। अगर बात करूँ 37 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है तो किसके द्वारा लिया जाता है? ये सवाल आपसे पूछेगा तो बताइए। तो आप जान लीजिए ग्राम पंचायत अगर चुनाव करवाना है और चुनाव करवाने का अगर निर्णय की बात करें तो राज्य चुनाव आयोग लेगा। राज्य चुनाव आयोग लेगा, न तो स्टेट लेगा। आप अच्छे से जानते हैं। सुनिए 38 क्वेश्चन नंबर है फोरबश। फोरबश है, बश है, याद रखिएगा, जिसे हम याद रखिएगा इसे फोबोस बोलते हैं, ठीक है? किस ग्रह का उपग्रह है बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिए। तो आप अच्छे से जानते हैं कि मंगल ग्रह का है, ठीक है? फोबोस और डिमोस 2 होते हैं जो कि ये आंसर है। तो आपका इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो आप जानते हैं मंगलयान का, मतलब मंगल का। 38 का आंसर का जवाब ये हो गया। अगर बात करते हैं 39 क्वेश्चन नंबर, तो उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो उरी का नाम सुनते ही आपको टिक लगा देना चाहिए क्योंकि उरी जो है कहाँ है? उरी मूवी भी बनी है, बताइएगा कहाँ? तो उरी की बात करें तो ये हमारा जम्मू कश्मीर में है कि नहीं? क्योंकि उरी का घटना भी हुआ था, आप जानते हैं। और उरी पे मूवी भी बनी है उरी नाम का। चलिए आगे बात करते हैं 40वां प्रश्न की बात करें तो भारत की देशी रियासतों के विलय विलय में जिन 2 व्यक्तियों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वे थे कौन-कौन? बताइएगा। कौन थे भूमिका निभाने वाले? बताएँगे 40वां प्रश्न का। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं सरदार पटेल, विपिन कौन थे? मेनन थे। सॉरी यहाँ पे कहाँ गए? मेनन हो गया है। देखिए सरदार पटेल तथा विपिन मेनन थे। 41वां प्रश्न की बात करें तो राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? बता सकते हैं तो बताइए। तो अध्यक्ष जो थे और कोई नहीं थे, ऑप्शन नंबर इसका बता सकते हैं। तो ये प्रथम आयोग के अध्यक्ष थे एस के धर थे। धर जी का नाम जैसे ही आता आप टिक लगा देते, आप सही हो जाते। चलिए बात करते हैं 42 क्वेश्चन नंबर है बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है? तो बताइएगा क्या आंसर होगा? 42 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा इसे जो बताया जाता है तो 32 को बताया गया है। क्या बताएगा? 32 को, जिसमें आप बताइए जो कि संवैधानिक संरक्षण का अधिकार को बोलते हैं। करते हैं आगे 43 क्वेश्चन नंबर है कि राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है? बताइएगा अवकाश प्राप्त करने की आयु को क्या कहते हैं? बताइएगा। तो राष्ट्रपति का अवकाश प्राप्त करने की आयु अगर बताया जाए तो कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा निर्धारित नहीं है। क्या बात ये सही है? तो हाँ, अवकाश प्राप्त करने की आयु की कोई समय सीमा नहीं होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, जो कि सही लगाए हैं। 43 का आंसर का जवाब जो लगाए सी वो सही लगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी जो लगाए वो सही लगाए। 43 का क्षमा चाहते हैं। और याद रखिएगा न्यूनतम आयु अगर बोले तो 35 है, याद रखेंगे, ठीक है। अगर बात करें 44 का तो यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 44 क्वेश्चन नंबर है। 44 क्वेश्चन नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से विधायकों पर जो है राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उन्हें पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। ये सॉरी, पुनः विचार के लिए नहीं वापस नहीं भेज सकता है। ये इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ और इसका आंसर का जवाब दीजिए। तो आंसर है, आप इससे ज्यादा आंसर क्या लगाइएगा सही, यही आंसर आपका 44 का ये है जो कि सही है। आगे बात करते हैं 45 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है? कौन होता है भाई संसद का सदस्य नहीं होता है 44 का? तो राज्यसभा। याद रखिएगा संसद का सदस्य नहीं होता है। अगर बात करूं 46 क्वेश्चन नंबर की बात करूं सॉरी 46 का बात करूं, 46 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करूं तो एपीग्राफी क्या है? तो एपीग्राफी जो है क्या है बता सकते हैं? 46 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ये आंसर होगा का अध्ययन को ही हम एपीग्राफी कहते हैं। ये समझ गए? समझ गए कि नहीं बता सकते हैं तो समझ गए होंगे। आगे बात करता हूं 47 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो किस ऋग्वेद संहिता या मंडल ने पहली बार शूद्र को परिचित कराया? बताइएगा कौन मंडल था जो कि शूद्र जो होते हैं उसको परिचित कराया? आप बताइएगा ऑप्शन नंबर सी 10वीं। ठीक है, आगे बात करते हैं और भी बात करेंगे। 10वीं ऋग्वेद संहिता मंडल में पहली बार शूद्र की परिचित कराया तो 10वीं में, ये जान गए। अगर बात करूं 48वां प्रश्न की तो घटिका क्या थे? घटिका क्या थे? तो घटिका आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी है, उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान था। उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान थे, याद रखिएगा। 49 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करूं तो भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की? मानसून मार्ग की खोज किसने की ये बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है हिप्पा
हिपालश ने किए थे। हिपालश ने बोला जाता है, हिपालश ने किए थे। अगर 50 प्रश्न की बात करूँ तो सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितने समय लगता है, कितना समय लगता है ये बताइएगा। तो ज़्यादा समय तो नहीं लगता, इसका समय जो है आपका सिर्फ़ ऑप्शन नंबर सी एक संयुति मास लगता है। एक संयुति मास होता क्या है, बता सकते हैं तो बताइएगा। आप जानते हैं इसी तरह सुन लीजिए कि अगर बात करूँ मैं बुध की परिक्रमा तो 88 डेज़, पृथ्वी के 365 दिन और वरुण जो है सूर्य की परिक्रमा जो है 165 वर्ष में करते हैं, आप जानते हैं। और ये आप उपग्रह है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और बातें बाद में करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं?